नमस्कार, वेलकम टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्लासेस। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो मोटिवेशन है। मोटिवेशन टॉपिक पे जाने से पहले हम आपको याद दिलाते चलें कि मोटिवेशन टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वाले प्लेलिस्ट में पहले ही कवर कर रखा है। इसलिए आपको क्या करना है, मोटिवेशन टॉपिक को टच करने से पहले Please watch PM 8 and 9 and PM 6 for MBO. MBO is also part of HRM. So MBO के लिए आपको PM 6 देखना है और जो मोटिवेशन है उसके लिए PM 8 and PM 9 देखना है। PM means Principle of Management. So please do watch in Principle of Management, motivation, definition and remaining parts. Here will straight away after just one or two concept clearance will shift to theories of motivation. इससे पहले हम आगे बढ़े, हम यहाँ पर एक हमने फॉर्मूला दिया है, ध्यान देंगे आप। परफॉर्मेंस इक्वल टू मोटिवेशन इनटू एबिलिटी इनटू एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट अच्छी हो, वर्किंग एनवायरनमेंट, अगर वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छे हो और अगर जिसको आपने सेलेक्ट किया है वो एम्प्लॉय कैपेबल हो और एम्प्लॉयर के तरफ से अगर मोटिवेशन बढ़ा दिया जाए तो जो भी वर्किंग एनवायरनमेंट है और इंडिविजुअल की जितनी कैपेबिलिटी है काम करने की, वो जितना मोटिवेशन बढ़ाएंगे उतना मल्टीप्लाई होता जाता है इन रिलेशन टू परफॉर्मेंस। जितना अच्छा आप मोटिवेशन का बढ़िया से यूज करेंगे, परफॉर्मेंस उतना ही बढ़ता जाएगा। बिजनेस एंटिटी को और क्या चाहिए, परफॉर्मेंस ही तो चाहिए। सो इसलिए बेटर परफॉर्मेंस के लिए वर्किंग एनवायरनमेंट, सिलेक्शन प्रोसेस में आपका बेटर एम्प्लॉय एंड HRM की ड्यूटी मोटिवेशनल फैक्टर को इंप्लीमेंट करना होता है। आगे बढ़े, इससे पहले फिर से याद दिला दूं आपको, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के प्लेलिस्ट का 8 और 9 जो है मोटिवेशन से रिलेटेड है और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का 6th वीडियो जो है वो MBO से है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इनको 3 को देख करके तब आप आगे बढ़ें। तो मोटिवेशनल थ्योरी की जब हम चलते हैं तो मोटिवेशन इज द फोर्स दैट ड्राइव्स ए पर्सन टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव। इट इज द डिजायर टू वर्क वेल। कहने का मतलब यह है कि मोटिवेशन एक ऐसा फोर्स है, एक ऐसा पावर है जो व्यक्ति को कोई स्पेशल कार्य करने के लिए ड्राइव करता है, उसको पुश करता है। डू दैट। मोटिवेशन एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा फोर्स है जो इंडिविजुअल को ड्राइव करता है। यू डू दैट। सो मोटिवेशन इज द फोर्स दैट ड्राइव्स अ पर्सन टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव। और क्या करना, ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस एंटिटी का? जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल होते हैं, जो भी कंपनी का गोल होता है, जो भी एम्प्लॉयर का गोल होता है, उसको अचीव करना ही होता है। इट इज द डिजायर टू वर्क वेल। लोगों के मन में काम की इच्छा पैदा कर देना ही मोटिवेशन है। मोटिवेशन ऐसा होना चाहिए कि जो लोग नहीं करना चाहते हैं उनको भी मोटिवेट कर सके। वैसे एक चीज मोटिवेशन के एरिया में कहा जाता है कि जिसके पास नीड नहीं है, जिसके पास डिजायर नहीं है, उसको कोई मोटिवेट कर ही नहीं सकता है। इस पूरे संसार को रिनाउंस करके और जो साधु संत किसी जंगल में किसी पहाड़ पर चले गए हैं राम नाम जपने, अगर उनको बोलिए कि आपको मैं DD का प्रमोशन दे देता हूं और आप थोड़ा सा ये अच्छा तरीके से कीजिए, उनको क्या फर्क पड़ता है? वो तो इस दुनिया के जितने भी भौतिक सुख है उनका त्याग कर चुके हैं। इस भौतिक सुख में जो लोग हैं उन्हीं के पास नीड है, उन्हीं के पास डिजायर है, और जिनके पास नीड है, जिनके पास डिजायर है, उन्हीं को मोटिवेट करना है। दूसरी तरीके से नीड भी लोगों में क्रिएट करना है, डिजायर भी लोगों में क्रिएट करना है और तब मोटिवेट करना है। दैट इज द challenging job of the HRM. Motivational theories are used by HRM as a tool for analyzing employee motivation. That is, HRM try to find ways to achieve higher productivity and workplace harmony.
जो मोटिवेशनल थीरीज है, बहुत से मोटिवेशनल थीरीज हम इसके बाद देखेंगे। मोटिवेशनल थीरीज में बेसिकली एचआरएम क्या करता है, सारे थ्योरीज में देखता है कि कौन से थ्योरी हमारे कंपनी में एप्लीकेबल होगी, किस तरीके से हम अपने कंपनी में उसको इम्प्लीमेंट करें सो दैट हमारा प्रोडक्टिविटी भी बढ़े और वर्क प्लेस पे हार्मोनी भी बढ़े, सद्भाव भी बढ़े, उत्पादकता भी बढ़े और सद्भाव भी बढ़े। यही काम एचआरएम का है। तो एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के कुछ तरीके हैं। क्या क्या है? उनकी सैलरी ठीक ठाक होनी चाहिए, बेनिफिट कुछ होना चाहिए ठीक ठाक, जॉब रिक्वायरमेंट कैसा है वो देखना पड़ेगा, मिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में उनको भी इंक्लूड करना है, पब्लिक रिकॉग्निशन देना है, टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉइज को ग्रुप के बीच में अप्रिसिएट करना है। अप्रिसिएट करने से उनको पब्लिक रिकॉग्निशन मिलता है। मैनेजमेंट फीडबैक भी देखना है कि कैसा हो रहा है, क्या रहा है। और पब्लिक रिकॉग्निशन तो मैं बता ही रहा हूं, पब्लिक रिकॉग्निशन तो एक टॉनिक है। आप अपने डिपार्टमेंट में जिस किसी भी एम्प्लॉय का मोरल बूस्टअप करना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं, आप उनको पब्लिक रिकॉग्निशन देना शुरू कीजिए। बोलिए आपसे प्रसन्न होकर के मैं आपको ये प्रशस्ति पत्र दे रहा हूँ, एप्रिसिएशन लेटर दे रहा हूँ, मैं आपसे प्रसन्न होकर के आपको मैंने बहुत अच्छा अपार में दिया है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में मैंने 9.5 मार्क्स दिया है। मोरल मोटिवेशनल अप हो जाएगा वो। अच्छा, इसका जो प्रोसेस है वो क्या है? जो अनसेटिस्फाइड नीड है, सेटिस्फाइड नीड को मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। सो जो अनसेटिस्फाइड नीड है वो आपके लिए टेंशन क्रिएट करती है। क्या टेंशन? कि मुझे इस नीड को फुलफिल करना है। सो अनसेटिस्फाइड नीड जो है वो टेंशन क्रिएट करती है, और वो जो टेंशन क्रिएट होता है उससे आप क्या होते हैं, ड्राइव होते हैं कुछ करने के लिए। कुछ करना है मुझे, इस चीज को प्राप्त करने के लिए मुझे कुछ करना है। क्या करना है? सर्च द बिहेवियर। ऐसा क्या करूं जिससे मेरा अनसेटिस्फाइड नीड फुलफिल हो जाए। तो वैसा बिहेवियर आपको करना है, कंपनी में अच्छे काम करने हैं। उसके बाद से जब अच्छा बिहेवियर आप देख लेते हैं तो सेटिस्फेक्शन ऑफ द नीड हो जाता है, और सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड जैसे हो जाएगा, जैसे ही अनसेटिस्फाइड नीड सेटिस्फाइड हो जाएगा, उसके बाद से आपका टेंशन जो रिड्यूस हो जाएगा। तो एक नीड आपकी सेटिस्फाई हो गई, दूसरी नीड अपने आप खड़ी हो जाती है। ये लाइफ जब तक है तब तक ये अनसेटिस्फाइड नीड का साइकिल चलता रहता है। ये कभी न रुकने वाला साइकिल है। जिस दिन रुक गया उस दिन या तो प्राण पखेरु उड़ गए, और नहीं तो हमने इस संसार को त्याग करके और किसी हिमालय पर्वत की गुफा में चले गए, बद्रीनाथ धाम में चले गए, किसी जंगल झाड़ में चले गए और वहां पर जाकर के राम नाम जपने लगे। जब तक इस धराधाम पर, इस भौतिक दुनिया में हम हैं, तब तक हमारे पास अनसेटिस्फाइड नीड है। ये रोटेशन है, ये चलता रहता है। एक नीड सेटिस्फाई हुआ, दूसरा क्रिएट हो जाएगा, दूसरा नीड सेटिस्फाई हुआ, तीसरा क्रिएट हो जाएगा, तीसरा नीड सेटिस्फाई हुआ, चौथा क्रिएट हो जाएगा। ये चलता रहता है साइकिल। ठीक है, इसी के बेसिस पे मोटिवेशन की थियरी है। ये मोटिवेशन की थियरी बेसिकली साइकोलॉजिकल थियरी है। कुछ अमेरिका के, कुछ यूरोपियन कंट्रीज के साइकोलॉजिस्ट थे। ये लोग अपनी अपनी कंपनीज में उन्होंने वर्कर्स पर ये चीज इंप्लीमेंट किया और उन्होंने उसका इफेक्ट देखा, और उसी के बेसिस पे उन्होंने थ्योरी डिराइव कर दी। तो कंटेंट थ्योरी है, मतलब नीड के बेसिस पर, और प्रोसेस थ्योरी है, मतलब इसका कुछ अलग तरीका है। ये भी नीड से ही है, बट इसके कुछ प्रोसेस करने के अलग तरीके हैं। आपको कैसे प्रोसेस में चेंजेस करने हैं, कैसे मोटिवेशन होता है वो देखना है। कंटेंट थ्योरी में क्या होता है, आपकी नीड से ही टोटली रिलेटेड है। तो चाहे अब्राहम हेरल्ड मेस्लो का नीड हायरार्की थ्योरी हो, हजबर्ग का हाइजीन थ्योरी हो, डगलस मैकक्लेलैंड का नीड थ्योरी हो, चाहे एल्डफर का ईआरजी थ्योरी हो, ये सब नीड से ही रिलेटेड है। एक एक करके इनका हम अध्ययन करते हैं। मैस्लो नीड हायरार्की, इसका मैं पहले भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में इसका बढ़िया से मैं समझा चुका हूं, एक बार जरूर उसको देख लेंगे। मैस्लो बिलीव्स दैट नीड्स आर अरेंज्ड इन ए हायरार्की ऑफ इंपॉर्टेंस। मैस्लो साहब का ये मानना है कि जो हमारी नीड होती है, जो हमारी आवश्यकताएं होती है, उसकी एक हायरार्की होती है। कौन सबसे बड़ा पावरफुल है,
उससे कम कौन है, उससे कम कौन है, उससे कम कौन है। उन्होंने नीड को एक क्लासिफिकेशन किया है, डिग्री दिया है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, फिफ्थ डिग्री। ठीक है, कैसे दिया है ये देख लेते हैं। ये देखा जाए, ये फर्स्ट है, ये फिजियोलॉजिकल नीड बोल रहे हैं। ब्रीदिंग, फूड, वाटर, स्लीप, एक्सक्रीशन, ये जितनी चीजें हैं ये तो आपका डायर नीड है। ऐसा कहा जाता है कि इफ देयर इज नो ब्रेड देन मैन लिव्स विद ओनली ब्रेड। अगर आपके पास भोजन, वस्त्र, आवास नहीं है, आप उसके लिए सब कुछ कर सकते हैं। ये फिजियोलॉजिकल नीड है, ये अपने शरीर को की रक्षा के लिए, सर्वाइवल के लिए आप सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो उसी तरीके से अगर आपकी नीड है आपके भोजन, वस्त्र, आवास की, तो उसी तरीके से कंपनी आपको बोलेगी आप ऐसा काम कीजिए, वैसा काम कीजिए। वैसा काम करेंगे आप, कंपनी आपको पे करेगी, आपका नीड सेटिस्फाई होगा। इसके जब ये नीड सेटिस्फाई हो जाता है तब आदमी की नीड चेंज होती है। जो भोजन, वस्त्र, आवास से निकल चुके हैं उनका कहाँ नीड जाता है, उस सेफ्टी पे जाता है। सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑफ रिसोर्सेस, ऑफ मोरालिटी, ऑफ फैमिली, ऑफ हेल्थ, ऑफ प्रॉपर्टी। जैसे हमारी फिजियोलॉजिकल नीड जो है सेटिस्फाई हो गई, मतलब कुछ तो हमारे पास रिसोर्सेज हो गए, भोजन वस्त्र आवास की व्यवस्था हो गई। अब जब भोजन वस्त्र आवास की व्यवस्था हो गई तो किस तरीके से हुई थी, किसी जॉब से हुई थी, उस जॉब को सिक्योर करना है। किसी एम्प्लॉयमेंट से हुई थी, उस एम्प्लॉयमेंट को सिक्योर करना है। किसी रिसोर्सेज से हुई थी, उस रिसोर्सेज को सिक्योर करना है। ज्यादा मेहनत से करनी हुई थी, हेल्थ को सिक्योर करना है। कहीं से प्रॉपर्टी से हुई थी, चाहे प्रॉपर्टी हमने अर्न किया है, उस प्रॉपर्टी को सिक्योर करना है। कहने का मतलब जब फिजियोलॉजिकल नीड पूरा हो जाता है तब सेफ्टी आती है। जब तक फिजियोलॉजिकल नीड पूरी नहीं है, आदमी अपने जान को जोखिम में डाल करके भी भोजन, वस्त्र, आवास की व्यवस्था करता है। लेकिन जब फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो गई तब अब आप शरीर की ध्यान रखेंगे। अब आप जान को उतनी तेजी से जोखिम में नहीं डालेंगे, आप कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे। इसके बाद से जो है तीसरा जो स्टेप है वो लव और बिलोंगिंगनेस है। फ्रेंडशिप, फैमिली, अलग अलग तरह की इंटीमेसी होती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये दो नीड पूरे हो जाते हैं हम सोशल हो जाते हैं, हमारा एक समाज हो जाता है। परिवार तो होता ही है, हमारा एक समाज हो जाता है। चाहे वो कंपनी में यूनियन हो जाए, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो जाए, या अपने कम्युनिटी में कोई एक सोसाइटी हो जाए, तो उस सोसाइटी से हम जुड़ने लगते हैं। वो सोसाइटी मुझे अपना लगने लगता है और मुझे वो सोसाइटी अपना मानने लगता है। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हो जाते हैं। तो ये तीसरा नीड है। तीसरे नीड से हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ये सोशल नीड बोलते हैं। चौथा जो होता है स्टीम नीड होता है, सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, रिस्पेक्ट बाय अदर्स। चौथा जो होता है, जब पहला पूरा हो गया फिजियोलॉजिकल नीड, जब दूसरा पूरा हो गया, आपने जॉब सिक्योर कर लिया, नहीं हम तो 60 साल में ही रिटायर होने वाले, उससे पहले तो मुझे कोई हटा भी नहीं सकता है। उसके बाद से क्या है, सोसाइटी आपने बना दिया, अलग अलग एसोसिएशन बना दिए, अलग अलग यूनियन बना दिए, कुल पार्टी हफ्ते में ये सोशल गैदरिंग, वो सोशल गैदरिंग सब चल रही है, एंजॉय कर रहे हैं। स्टीम की बारी आ गई। अब क्या से आ गया, अब जो है फिजियोलॉजिकल नीड जो है धीरे धीरे मेंटल नीड की तरफ बढ़ रहा है। अब आपको क्या चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। उस सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहिए जिसमें आप रहते हैं। आप भी लोगों को रिस्पेक्ट करें और लोग भी आपको रिस्पेक्ट करें। लोग आपको नेताजी कह के बुलाएं, लोग आपकी भावनाओं की कदर करें, लोग आपको बहुत सम्मान दें और आप अपने में ग्रोथ होता हुआ देखें, उसको बोलते हैं स्टीम। और सबसे टॉप में जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या होता है, ये वो पोजीशन है जहां पे आदमी जाना चाहता है। जब आप एज ए एसएसओ रिक्रूट होते हैं तो आप सोचते हैं कि एसएसओ के बाद से एडी, डीडी, जेडी, डायरेक्टर बनके तो रिटायर होऊंगा मैं। तो अगर इस भावना से आप काम कर रहे हैं और वहां तक आप पहुंचते हैं तो दैट पॉइंट इज नोन एज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। या तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होगा और नहीं तो फ्रस्ट्रेशन होगा। तो इसलिए आप जहां जाने की सोच रहे थे,
अगर आपने गांव में सरपंच लेवल से आपने इलेक्शन लड़ना शुरू किया और आपका एक प्लान है, आपका एक ड्रीम है कि मुझे उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनना है, वहां से आप एमएलसी एमएलए जो भी बने, मिनिस्टर बने, उसके बाद चीफ मिनिस्टर बन गए, ये आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गया। आप उस शिखर पे पहुंच गए जिस शिखर का आप ड्रीम लेकर के चले थे। यहां पर आपका मोटिवेशन लेवल हाईएस्ट होता है, यहां पर आप बहुत लंबे समय तक काम कर सकते हैं, जो काम कोई करवाना चाहे वो कर सकते हैं। मोटिवेशनल लेवल बहुत हाई हो जाता है। तो ये जो अब्राहम हेरल्ड मैस्लो का जो नीड हायरार्की थ्योरी है, ये मोटिवेशन की दुनिया में, ये एचआरएम की दुनिया में, ये साइकोलॉजी की दुनिया में बहुत बड़ा इसका मायने है। तो इसी को पहले ये बता रहे हैं कि मैस्लो बिलीव्स दैट नीड्स आर अरेंज्ड इन ए हायरार्की ऑफ इंपॉर्टेंस एंड एम्प्लॉय लेवल्स ऑफ नीड ऑफ द हायरार्की मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट लेवल। जब तक नीचे वाला लेवल सेटिस्फाई नहीं होता, यू कैन नॉट मूव टू हायर लेवल। When basic needs are satisfied, they no longer provide motivation and higher order needs become more significant. अगर आपको भूख लगी है और आपको भरपेट खाना मिल गया, जब तक भूख लगी थी उस 4 रोटी की बहुत वैल्यू थी। उस 4 रोटी के लिए आप 500 रुपये भी देने के लिए तैयार थे, 1000 रुपये भी देने के लिए तैयार थे। लंच में आप जाते हैं होटल में, 1000 रुपये आप देते हैं। तो जब तक भूख लगी थी उस 4 रोटी की कीमत 1000 रुपये थी। और जैसे आप सेटिस्फाई हो गए, 5वीं रोटी की कीमत 1 रुपया भी नहीं है, अब चाहिए ही नहीं आपको, आपकी नीड सेटिस्फाई हो गई। तो इसी तरीके से जो नीड सेटिस्फाई होगी वो आपको मोटिवेट नहीं करेगी। अब उसके बाद से आपको काम करवाना हो तो कोई बोले चलिए आपको अच्छा सा ड्रेस दिलवा देते हैं, थोड़ा सा आप ये काम कर दीजिए, आपको अच्छे से होटल में रहने की व्यवस्था कर देते हैं, थोड़ा सा ये काम कर दीजिए। मतलब आपको आपकी नीड जो है शिफ्ट हो गई है। Once a level of need is satisfied, it is no longer effective in motivating an employee's behavior. एक बार अगर वो नीड सेटिस्फाई हो गई, कम से कम वो नीड तो आपको मोटिवेट करने से रही। Lower order needs are likely to be satisfied externally. Higher order needs are likely to be satisfied internally. कहने का मतलब कि जो नीचे वाले जो लोअर ऑर्डर है, फिजियोलॉजिकल नीड, सिक्योरिटी नीड, सोशल नीड्स, ये जो है ये आपके शारीरिक रिक्वायरमेंट है। और जो टॉप में है स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो 4th एंड 5th पोजीशन पे, वो जो है इंटरनल रिक्वायरमेंट है, मानसिक रिक्वायरमेंट है। मन को आपको बढ़ाना है। और इसलिए मैस्लोज का जो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी है बड़ा इंपॉर्टेंट का चीज है। ये हमने बता दिया आपको। अब इसके बाद से एक महाराज आते हैं, उनका नाम है फ्रेडरिक हेज़बर्ग। फ्रेडरिक हेज़बर्ग साहब का जो है 2 फैक्टर थ्योरी है। मैस्लो साहब का थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। दूसरी थ्योरी जो है 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ फ्रेडरिक हेज़बर्ग। इन साहब का कहना है कि थ्योरी ऑफ मोटिवेशन होल्डिंग दैट जॉब सेटिस्फेक्शन डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स। उनका कहना है कि जॉब सेटिस्फेक्शन 2 फैक्टर पर निर्भर करता है। वो 2 फैक्टर क्या है? एक हाइजीन फैक्टर है, एक मोटिवेशन फैक्टर है। हाइजीन फैक्टर है सच एज वर्किंग कंडीशन। हाइजीन फैक्टर का मतलब वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन एक अलग चीज है और उसके बाद से मोटिवेशनल फैक्टर्स अलग चीज है। इन्होंने जो नीड थी उसको 2 भागों में बांटा है, हाइजीन फैक्टर्स के रूप में और मोटिवेशनल फैक्टर्स के रूप में। हाइजीन फैक्टर में क्या क्या आते हैं? वर्किंग कंडीशन, co-workers रिलेशन, पॉलिसीज एंड रूल्स, सुपरवाइजर क्वालिटी, बेस वेज सैलरी, स्टेटस, ये सब हाइजीन फैक्टर्स में आते हैं। हाइजीन फैक्टर अगर सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो डिससेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, मतलब मोरल मोटिवेशन डाउन जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अगर हाइजीन फैक्टर सेटिस्फाई होते हैं तो सेटिस्फेक्शन बना रहेगा, कोई मोटिवेशन नहीं काम करता। अगर फ्रेडरिक हेज़बर्ग साहब की जो 2 सिस्टम है, एक हाइजीन फैक्टर है और एक मोटिवेशनल फैक्टर है। तो जो हाइजीन फैक्टर है अगर ये फुलफिल होता है तो ठीक है, सेटिस्फाइड है, मोटिवेशन की कोई बात नहीं हो रही है। अगर नहीं फुलफिल होता है, डिससेटिस्फाइड हो गया, और डिससेटिस्फाइड होने